वेलकम बैक फ्रेंड्स, वी आर रेडी फॉर क्लास 5। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस कर रहे हैं। तो ये उसी का क्लास 5 है, पार्ट 5 है। आप लोगों ने अगर पिछले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश प्रॉपरली सीखनी है तो आपको नियम के अनुसार चलना होगा। अगर आप नियम के हिसाब से चलते हैं तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप नियम के हिसाब से नहीं चलते तो आपको किसी भी कीमत पर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप पहले 4 पार्ट देखें और उसमें इंट्रोडक्शन क्लास नंबर 1 पे है, आप वो देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा एवरीडे का प्लान रहता है कि हम 10 वर्ड पढ़ते हैं, उसके बाद एक स्टोरी पढ़ते हैं, फिर 10 फ्रेजेस पढ़ते हैं और कुछ बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं। तो हम उसी हिसाब से चालू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10 वर्ड। तो वर्ड्स का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको वर्ड को दिन में रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अगर आप दिन में रिवाइज करते रहेंगे तो वो आपके दिमाग में एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। डिस्पोजल, और आपको इस वर्ड्स को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आगे चल के स्टोरी में आएंगे और अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखे होंगे तो आप स्टोरी को समझ पाएंगे, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो डिस्पोजल का मतलब होता है व्यवस्था। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधाजनक। वॉरो का मतलब होता है उधार लेना। अगर हम किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं, आई वॉरो दिस पेन फ्रॉम माई फ्रेंड, आई वॉरो दिस पेंसिल फ्रॉम माई फ्रेंड, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। डराना का मतलब होता है स्केयर। बिहाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। जैसे कि आप जानते हैं, बी कहते हैं मधुमक्खी को और हाइव कहते हैं छत्ते को। तो बिहाइव का मतलब हो गया मधुमक्खी का छत्ता। निवलिंग का मतलब होता है कुतरना। शानदार स्प्लेंडिड को कहते हैं और स्विंग कहते हैं जोरों से। स्क्वैकिंग का मतलब होता है कर्कश आवाज़ या फिर कर्कश शब्द निकालना। जैसे कि कोई इंसान अगर बहुत ही भद्दा गाता है तो हम कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ बहुत कर्कश है। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ाई करना। यान का मतलब होता है जमाई लेना और वी का मतलब होता है मधुमक्खी। तो आपको ये सारे वर्ड याद कर लेने। याद करने के बाद आपको रिवाइज जरूर करना है इन वर्ड्स को। तो स्टोरी हम पढ़ते हैं। पहले मैं आपको स्टोरी का एक ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बाद आपको स्टोरी के बारे में हिंदी में बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं आपको पहले ही थोड़ी सी हिंदी में बता दूंगा, उसके बाद आपको इसे इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में ही पढ़ना है और इंग्लिश में ही देखना है। आपको हिंदी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो इसमें एक ये भालू है जो सोना चाहता है। तो वो एक ब्रांच ढूंढ रहा है, एक पेड़ की डाली ढूंढ रहा है जहाँ पर बैठकर वो सो सके चैन से। तो वो एक पेड़ पर जाता है और उस पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो पहली ब्रांच पर चढ़ता है तो वो वहाँ देखता है कि एक जिराफ है, वो खा रहा है कुछ पत्तों को। तो वो सोचता है कहीं ये मेरे बाल ना कुतर दे। तो वो एक कदम और ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पर उसे मधुमक्खी का छत्ता मिल जाता है। तो उसे वहाँ पर भी नींद नहीं आ पाती क्योंकि मधुमक्खी के संग नहीं सो सकता था। उसके बाद थोड़ा ऊपर और चढ़ता है तो एक ब्रांच पे सांप मिल जाता है उसे, तो वो वहाँ पर भी नहीं सो सकता। और फिर वो थोड़ा और ऊपर चलता है तो उसे एक ऐसी कंफर्टेबल प्लेस मिल जाता है जहाँ फाइनली वो सो जाता है। तो आने वाले स्टोरी में आपको बस इंग्लिश में ही समझना है। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने अभी नहीं बताई हैं, मैं इंग्लिश फिर से एक बार इसको हिंदी में बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस पूरी वीडियो को इंग्लिश में देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वन डे मिस्टर स्लॉथ केम टू विजिट। ही सैड, आई एम स्लीपी, आई नीड अ गुड ब्रांच फॉर अ बेड। यान यान यान। I am quite good at climbing. I know how to swing, but sleeping's my favorite thing. This branch looks lovely. I think I shall sleep here. And you? Don't you think that's a splendid idea? Oh no, Mr. Sloth, a giraffe eating there. He might think you are lunch and start nibbling your hair. This branch looks lovely. I think I shall sleep here. And you, don't you think that's a splendid idea? Oh no, Mr. Sloth, there's a beehive right there. You will never sleep with those bees everywhere. This branch looks lovely. I think I shall sleep here. And you, don't you think that's an splendid idea? Oh no, Mr. Sloth, that's a snake over there, not a branch. Poor old snake. You gave him quite a scare. The branch looks lovely. I think I shall sleep here. And you, don't you think that's a splendid idea? Oh no, Mr. Sloth, there is a bird squawking there.
You will never sleep with that noise in the air. How. Try climb one more branch, Mr. Sloth, they all said, and that branch was just the right one for his bed. The bird and the snake, the giraffe and the each we were happy to have Mr. Sloth in their tree. And finally, Mr. Sloth got a good sleep. तो स्टोरी इज़ कम्प्लीटेड। तो हम अब दोबारा एक बार इसे देखेंगे कि आखिर क्या क्या इस स्टोरी में हुआ है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। फिर आप इस वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। और एक बार अगर आप अपने कंफर्टेबल कोकून से बाहर निकल आते हैं तो आपको इंग्लिश डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। मैंने इसमें पिक्चर्स इस और स्टोरी इसलिए ऐड की हैं क्योंकि हम कोई भी चीज़, हमारा दिमाग पिक्चर के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ पाता है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में पिक्चर्स वाली स्टोरी बनाई है। आने वाले समय में हम विकिपीडिया के पेजेस भी पढ़ेंगे, धीमे धीमे हम लेवल को अपग्रेड करेंगे, लेकिन अभी हमें स्टोरी को पिक्चर्स के साथ समझना होगा। इसीलिए आप लगातार इस स्टोरी को देखें और पिक्चर्स के साथ समझने की कोशिश करें। तो इसमें एक भालू होता है जो कि नींद में होता है, वो आता है, वो चाहता है कि वो सो जाए। तो फिर वो सबसे पहले वो कहता है कि मैं पेड़ पे चढ़ने में बहुत अच्छा हूँ और मैं स्विंग, यहाँ पर आपको देखा लिखा हुआ है ज़ोरों से, वो जल्दी चढ़ जाएगा। वन डे मिस्टर स्लॉथ विजिट एंड आई एम स्लीपी नीड अ गुड ब्रांच, मुझे एक ब्रांच चाहिए। यान यहाँ पर आप ये वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब होता है जमाई लेना। उसके बाद आई एम क्वाइट गुड इन क्लाइंबिंग, मैं चढ़ने में बहुत सक्षम हूँ। तो फिर वो पेड़ पे चढ़ते हैं और एक डाल तक पहुँच जाते हैं। तो पूछते हैं क्या ये जगह ठीक है, तभी वहाँ पर वो देखते हैं, वो नो, यहाँ पर तो एक जिराफ है, हो सकता है वो मुझे लंच समझे और वो मेरे बालों को उतर दे, इसलिए वो थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। वो कहते हैं शायद ये ब्रांच अच्छी है, लेकिन वहाँ पर भी मधुमक्खी का छत्ता होता है और वो वहाँ भी नहीं सो पाते। तो वो ऊपर बढ़ते हैं और पूछते हैं क्या ये ब्रांच ठीक है, अब तो यहाँ तो सो सकता हूँ मैं। तो वो कहते हैं अरे ये ब्रांच नहीं है, आपने एक बूढ़े सांप को पकड़ रखा है और आपने उसे डरा भी दिया है मिस्टर स्लॉथ। स्केयर का मतलब डराना, तो आपने उसे डरा दिया है। नो नॉट अ ब्रांच पुअर ओल्ड स्नेक, बल्कि ये तो बूढ़ा सांप है। यू गेव हिम क्वाइट स्केयर, आपने तो उसे डरा ही दिया। तो फिर मिस्टर स्लॉथ और ऊपर बढ़ते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है। तो कहते हैं इतने साउंड में तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो वो थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, तो फाइनली वो ऐसी ब्रांच पे पहुंच जाते हैं जहां वो आराम से सो जाते हैं। और सभी लोग उनको उनको जब वो पेड़ पर पहुंच जाते हैं तो बाकी सब लोग भी खुश हो जाते हैं कि मिस्टर स्लॉथ सो गए हैं। तो फाइनली वो सो जाते हैं। तो हम फ्रेजेस पढ़ेंगे, ये फ्रेजेस आपके बहुत काम आती हैं, आप इनका दिन में एक बार यूज़ ज़रूर किया करें। भले ही आप अकेले में यूज़ करें, लेकिन आप इसे यूज़ ज़रूर करा करें। ये हमारे डेली यूजेज में आने वाली फ्रेजेज हैं। तो मे आई वॉरो योर पेन, क्या मैं आपका एक पेन उधार ले सकता हूँ? मे आई वॉरो योर पेंसिल, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। हाँ, हर लिहाज से क्या मेरी बात ठीक है? एम आई राइट? अगर कोई आपसे बोलता है तो आप बोल सकते हैं यस बाई ऑल मीन, हाँ हाँ हर लिहाज से ठीक है। जब आपको बोलना होता है आराम से बैठिए, तो आप बोल सकते हैं मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आराम से बैठिए फिर बात कीजिए। नेक सलाह के लिए धन्यवाद, अगर कोई आपको अच्छी सलाह देता है और आप उसे थैंक करना चाहते हैं तो आप बोलें थैंक्स फॉर आ गुड पीस ऑफ एडवाइस, आपकी अच्छी सलाह के लिए आपका धन्यवाद। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए मुझे खेद है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये बात। नेक्स्ट, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज फॉर दिस टाइमली हेल्प, आपने मेरी इस समय पर मदद की, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा, वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ, आपने खुद को कष्ट क्यों दिया, आप मुझे बोल देते। आई एम एट योर डिस्पोजल, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, तो आप लगाएंगे आई एम एट योर डिस्पोजल। क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? वुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? तो हम ये लगाएंगे। आगे रास्ता बंद है, डेड एंड अहेड, आगे रास्ता बंद है के लिए लगाएंगे हम डेड एंड अहेड। नेक्स्ट, ग्रामर का हम कुछ पार्ट पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेजेस के बाद हम ग्रामर का थोड़ा भाग जरूर पढ़ते हैं, लेकिन आपको इस भाग में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर बहुत बेसिक लेवल की आनी चाहिए। तो बेसिक लेवल की ग्रामर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको मेन फोकस जो रखना है वो मेन स्टोरी पार्ट पर रखना है, आपको ग्रामर के बारे में टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है। लेकिन मैं ग्रामर भी आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी भाषा ऑर्नामेंटेड हो, आभूषण अच्छी लगे आपकी भाषा सुनने में, तो इसीलिए हम ग्रामर का प्रयोग कर रहे हैं ताकि भाषा थोड़ी शुद्ध भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट में वीडियो के पिछले वाले भागों में कवर कर चुका हूँ, तो आज हम इंट्रोगेटिव पार्ट पढ़ेंगे वीडियो का।
इंट्रोगेटिव पार्ट 2 टाइप के होते हैं, एक में जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और एक में क्वेश्चन वर्ड हमेशा पहले आता है। अभी टाइप 1 का वाक्य है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। अब इसका क्या मतलब है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है? जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, इसमें कहाँ, तुम कहाँ जो है वो बीच में आया है, और क्या तुम यहाँ रहते हो, इसमें क्या शब्द पहले आया। तो टाइप 1 कौन सा हुआ? जिसमें कहाँ बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है वो टाइप 2 होते हैं। तो इसमें हम टाइप 1 कवर करेंगे। तो वेन द इंट्रोगेटिव वर्ड प्लेसेस इन द मिडिल, जब वो मिडिल में होता है। फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे कहाँ है तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, हम वो लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया डू या डज में से आपको एक लगानी है। डू कहाँ पर लगानी है, डज कहाँ पर लगानी है? सबसे पहले डज लगानी है ही, सी, इट और नेम के संग में। डू कहाँ लगानी है? जितने भी बहुवचन हैं, दे, वी और बाकी सबके संग हमें डू लगानी है। ही, शी, इट और नेम के संग में हमें डज का प्रयोग करना है बस। सब्जेक्ट आप कौन लगा के निकाल सकते हैं। राम खाना खाता है, कौन खाना खाता है? वह खाना खाता है, तो आप कौन लगा के निकाल सकते हैं। वर्ब आप जानते हैं कि क्रिया जो काम किया गया उसे वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो एंड होता है, उसे सबसे एंड में जो होता है मोस्टली, और जिसके ऊपर कोई काम किया जाता है वहाँ वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस को। तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें सबसे पहले देखिए हमें कहाँ की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी। मैंने पीछे फॉर्मूले में बताया, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो गई? वेयर। अब ये ही, सी, इट में से तो कोई है नहीं, तो हम यहाँ पर डू लगाएंगे, और फिर तुम की अंग्रेजी यू लगा दी, और रहने की अंग्रेजी हमने लगा दी लिव। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। तुमको कौन पढ़ाता है, ये एक स्पेशल केस है, इसमें हम हु को एज अ सिंगुलर हम देखते हैं, तो इसीलिए हम हु टीचेज यू ही लगाएंगे। तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, तो कैसे क्यों हम सबसे पहले लगाएंगे, तो हमने हाउ लगा दिया, और फिर यू लगा हुआ है इसीलिए हम डू लगाएंगे उसके तुरंत बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आती है। हाउ डू यू फिनिश योर होमवर्क, योर होमवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। विच फिल्म डू यू वॉच एट नाइट, तुम कौन सी पिक्चर रात में देखते हो। व्हेन डू दीज बॉयज गो टू स्कूल, ये बच्चे स्कूल कब जाते हैं। बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ता है, अब इसमें क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, तो वाई। फिर डू मंकीज, बंदर आ गए। क्लाइम ऑन द ट्री, पेड़ पर क्यों चढ़ते हैं, आ गया। फिर अगला है तुम क्या चाहते हो, तो सबसे पहले हमें क्या की अंग्रेजी लगानी है, तो क्या हो जाएगा? वॉट। उसके बाद तुम है तो हम डू लगाएंगे, वॉट डू यू वॉन्ट। आपने ये सुना भी होगा वाक्य। तुम सुबह सुबह किसे पढ़ाते हो, whom डू यू टीच इन द मॉर्निंग। वह इस तरह क्यों देखता है, वाई डज ही लुक एट हर लाइक दिस। यह लड़का रोजाना क्या करता है। अब इसमें देखिए क्या की अंग्रेजी में सबसे पहले लगानी है, तो हमने वॉट लगा दिया। उसके बाद हमें देखना है कि एक लड़का है, तो हम यहाँ पर डज लगाएंगे, तो हमने डज लगा दिया। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो दिस बॉय। डू करने के लिए हम लगाते हैं, ये डू सहायक क्रिया नहीं है बल्कि ये करने के लिए यूज़ किया गया है, डू देयर डेली। तो ये हमारे इस तरीके से हमारे सारे सेंटेंस होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे रिवाइज जरूर किया करें। जो भी फॉर्मूला मैंने बताया उसको आप लिखकर एक बार इन सेंटेंसों को लिख कर देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस क्लास को बहुत ध्यान से देखा और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आने लगा होगा, और कुछ वर्ड्स आपके पास कलेक्ट हो गए होंगे। आपको वो वर्ड को रोज़ रिवाइज करना है और आपको ये वीडियो रोज़ देखनी है। आपको कंटिन्यूटी जरूर मेंटेन करनी है। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया करे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दिया करो, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और उन ग्रुपों में शेयर जरूर कर दिया करो जिसमें इसकी बेहद ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।